Good morning, dear students. Myself Kiran Hill, Assistant Professor, Physics, Government Girls College, Bara. As you know already about me, we have studied out in last class नॉर्टन थ्योरम. ठीक है, हमने पिछले क्लास में नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ा था और आज उसके ऊपर हमने एक एग्ज़ाम्पल भी कर लिया था. ये पीडीएफ आपको मैंने भेजी भी है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ना और उसके बाद जैसे पहले पीडीएफ पढ़कर फिर इस यूट्यूब वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी. चाहे तो आप इन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए, जिससे फिर भी कभी बाद में जैसे आपको बार बार फ़ोन यूज़ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पारस्परिकता प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम. क्या होती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम? इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि किसी द्विपार्श्विक रेखिक प्रतिबाधाओं से युक्त जाल में जिसका विद्युत वाहक बल E जाल के किसी एक लूप में स्थित है और उसके कारण किसी अन्य लूप में धारा I है, तो स्रोत को दूसरे लूप में लगाने पर प्रथम पाश में भी धारा I ही उत्पन्न होगी. ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर मान लीजिए किसी एक पाश में वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और दूसरा पाश ये है, लूप ये है. ये वोल्टेज सोर्स यहाँ इस फर्स्ट पास में लगा हुआ है, लूप में लगा हुआ है. उसकी वजह से सेकंड पास में अगर आई करंट जाती है, ठीक है, तो अगर हम लोग इस वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, सेकंड पास में लगा दें. अगर यहाँ लगा दें, जैसे ये R1, ये R2, ये R3, ये R1, R3 और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा R2. ठीक है, तो अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को सेकंड लूप में लगा दें तो उसकी वजह से फर्स्ट लूप में भी आई करंट ही आती है. तो इसे हम क्या कहते हैं, पारस्परिकता प्रमेय. यानी कि द्विरेखिक प्रतिबाधाओं से युक्त जाल में अगर किसी एक लूप में ई वोल्टेज सोर्स है, उसकी वजह से दूसरे लूप में आई करंट है, तो अगर उस वोल्टेज सोर्स को किसी दूसरे लूप में लगा देने पर पहले लूप में भी आई करंट ही उत्पन्न होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि E/I जो है वो हमेशा समान रहता है. अगर ये फर्स्ट लूप में होता है वोल्टेज सोर्स तो हम इसे कहेंगे ZT12. अगर ये सेकंड लूप में होता है तो इसे कहेंगे ZT21. ये हमने पीछे पढ़ा भी था, E1/I2, और ये क्या हो जाएगा E2/I1. यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, Z को ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहते हैं. हमने पहले या दूसरे लेक्चर में शायद इसके बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इम्पीडेंस. एक ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के बारे में पढ़ा था. ट्रांसफ़र इम्पीडेंस मतलब पहले लूप की वोल्टता दूसरे लूप का करंट, या जैसे ये ZT12 हो गया, और अगर दूसरे लूप की वोल्टता और पहले लूप का करंट है तो E2/I1 ZT21 हो जाता है. तो अब पारस्परिकता प्रमेय के अनुसार क्या हो गया कि अगर पहले लूप में वोल्टेज सोर्स है और दूसरे लूप में उसकी वजह से करंट आई है, उसी वोल्टेज सोर्स को दूसरे लूप में लगाने से पहले में करंट आई है, तो E/I जो है वो बराबर होगा हमेशा. तो ZT12 इज इक्वल टू ZT21 होगा. ठीक है, ये यानी कि प्रथम व द्वितीय पाश में जो अंतरित प्रतिबाधा है वो द्वितीय व प्रथम पाश की अंतरित प्रतिबाधा के बराबर होगा. ZT12 इज इक्वल टू ZT21 होगा. ये हमारी पारस्परिकता प्रमेय है. अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन निकालते हैं, इस स्टेटमेंट का डेरिवेशन करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है. तो जैसे हमारे पास ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, अभी यहाँ मैंने एक E लिखना शायद रह गया है, E लिख लीजिएगा. ये वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टता क्या है E, या विद्युत वाहक बल क्या है E. अब उसकी वजह से हमारे पास दो लूप है, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड.
फर्स्ट के करंट है I1 और सेकंड के करंट है I2। हमें पारस्परिकता प्रमेय निकालनी है या उसका स्टेटमेंट जो है उसको डिराइव करना है। तो पहले लूप की वोल्टता है E, उसकी वजह से सेकंड लूप में करंट क्या है I2। तो हमें I2 का मान निकाल लेना है ताकि हम लोग क्या निकाल लें E/I2, यानी कि ZT12 निकाल लें। ZT12 यहाँ पे क्या होगा E/I2 होगा, पहले लूप की वोल्टता और दूसरे लूप का करंट। तो E/I2 निकालना है, इसके लिए हमें I2 चाहिए। तो हम इस दोनों लूप के लिए पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे ना, तो जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन लिखने के लिए, तो माइनस का E, फिर Z1 में से सिर्फ I1 करंट जा रही है, Z3 में से I1 जा रही है और I2 विपरीत दिशा में जा रही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जाती है यहाँ पे, माइनस E Z1 I1 और Z3 में से I1 माइनस I2। इस तरीके से ये Z1 प्लस Z3 और I1 माइनस Z3 I2 बराबर ये कर देंगे। फिर हम दूसरे लूप के लिए लिखेंगे। जब दूसरे लूप के लिए लिखेंगे तो दूसरे लूप में सिर्फ Z2 और क्या जुड़ा है, Z2 और Z3 है। Z2 में से तो I2 ही जा रही है, तो Z2 I2, और Z3 में से I2 तो जा रही है लेकिन I1 विपरीत दिशा में जा रही है, तो माइनस I1 इज इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगा। फिर आप इसको सही करके लिख लेना, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा है। यहाँ से हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन से I1 निकाल लिया, हमें क्या चाहिए I2 चाहिए, ठीक है। इसमें I1 और I2 दोनों थे, हमने I1 निकाल के इस मान को इस ऊपर वाले में रख देंगे। तो हमारे पास ऊपर वाले इक्वेशन में जब I1 रखेंगे तो I2 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर। तो ये यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके रख लिया। यहाँ पे मान रखा है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका मान रख लिया है। Z1 प्लस Z3 I1 था, I1 की जगह हमने I1 का मान रख दिया, माइनस Z3 I2 बराबर E है ये, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये Z3 का एलसीएम लेंगे तो Z3 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का जब आपस में आप गुणा करोगे तो ये Z3 स्क्वायर आएगा, ये Z3 और ये Z3, तो वो Z3 स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स बच जाएंगी, E2 I2 और बराबर E है ये EZ3, क्योंकि ये Z3 जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये इस साइड भी जाएगा ना, तो EZ3 हो जाएगा, नीचे से रिमूव करने के लिए इसको। फिर इस तरीके से फाइनली हमारे पास जो I2 है उसका मान जो है ये आ जाता है EZ3 बटे Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। यहाँ से हमें क्या चाहिए, E/I2 चाहिए। E/I2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो Z वाले जितने भी जहाँ यहाँ पे कंपोनेंट आए हुए हैं सबको क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड ले जाओ, ठीक है, और ये I2 जो है इसको राइट साइड ले जाओ। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है ZT12 E/I2 ये यहाँ पे आ जाएगा। उसका मान मैंने शायद यहाँ पे निकाल के रखा नहीं है, पर अभी जैसे हम आगे इसको थोड़ा सा बता देंगे। सिंपली जैसे अभी लिखते भी तो E/I2 क्या आ जाता, E/I2 आता Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 बटे Z3, ये आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को हमने दूसरे लूप में लगाया है और फर्स्ट लूप में करंट क्या है I1 डैश, तो हम लोग I1 डैश निकालेंगे कि I1 डैश क्या होगा। अब इसको मैंने ना दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, दोनों मेथड लगा के। पहले ऊपर वाले सर्किट को तो सॉल्व करने के लिए मैंने लूप वाला मेथड लगाया है, यहाँ पे मैं करंट वाला लगा रही हूँ ताकि आपको दोनों तरीक़ों से किसी भी सर्किट को सॉल्व करना आ जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुल प्रतिबाधा निकालेंगे। कुल प्रतिबाधा का मतलब जहाँ हमारा सोर्स है वहाँ से देखना शुरू करेंगे। सोर्स से जब शुरू करेंगे देखना तो यहाँ से जब जाते हैं तो ये Z1 और Z3 क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे क्या है, नोड है, Z1 Z3 पैरेलल है। इनका जो पैरेलल से फाइनल इम्पीडेंस आता है वो Z2 के साथ क्या रहेगा, सीरीज़ में रहेगा। इस तरीके से कुल प्रतिबाधा आएगी Z2 के साथ Z1 और Z3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आ गया। अब आता है नेट करंट I2 जो है वो
यहाँ से निकलने वाली करंट है, यहाँ से सोर्स से जाने वाली करंट। तो I2 जो है वो पूरी प्रतिबाधाओं में से होकर गुजरती है। तो कुल प्रतिबाधा I2 बराबर कुल वोल्टता बटे कुल जो इंसिडेंट करंट है, जो निकलने वाली सोर्स से निकलने वाली मेन करंट है, ये है I2 डैश इज इक्वल टू ई बटे कुल प्रतिबाधा। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है, देखो यहाँ पे ये। उसके बाद हम लोग निकालेंगे I1 डैश। हमें I1 डैश चाहिए। तो धाराओं के वितरण नियम से, जैसे हमने पीछे भी बहुत बार किया है, अगर हम लोग I1 डैश निकालेंगे ना, तो I1 डैश किस में से जा रही है? I1 डैश जो है हमारी धारा एक मिनट Z1 में से जा रही है, जैसे I1 डैश, क्योंकि ये Z3 जो है ना, Z3 में से तो I1 डैश भी जाएगी, ये ऐसे घूम के जाएगी ना, और I2 डैश भी जाएगी। Z1 में से सिर्फ I1 डैश जा रही है, ठीक है। तो जिस किसी धारा का मान हमें ज्ञात करना होता है, जिस शाखा में वो जा रही होती है, उसके अपोजिट जो ब्रांच होती है उसका प्रतिरोध बटे दोनों शाखाओं का कुल प्रतिरोध इनटू इंसिडेंट करंट। ये हमने बहुत बार किया है पीछे, और ये हमने निकाला भी था एक जगह, एक थ्योरम के अंदर, शायद हमने निकाला था थेवेनिन में। तो आप वहाँ से देख लेना किस तरह से धाराओं का वितरण नियम अप्लाई करते हैं। तो उससे हमारे पास I1 डैश क्या आ जाता है? Z3 बटे Z1 प्लस Z3 इंटू I2 डैश। ये Z3 इसलिए लिखा क्योंकि I1 डैश जो है वो इसमें जा रही है, तो इसके अपोजिट ब्रांच का प्रतिरोध क्या हो गया, या प्रतिबाधा क्या होगी? Z3 बटे दोनों का कुल, तो Z1 प्लस Z3, और इनटू इंसिडेंट करंट। इंसिडेंट करंट क्या है? यहाँ से जाने वाली I2 डैश, तो वो I2 डैश यहाँ पे आ गई। इसका मान रख देंगे हम Z3 बटे Z1 प्लस Z3, और ये I2 डैश का मान आ गया यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो Z1 Z3 का पहले इसके साथ गुना होगा, है ना, तो इससे ये टर्म आएगी, फिर उसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो EZ3, ये I1 डैश का मान आ गया। अब आप देखो कि जो E बटे I1 डैश है और E बटे जो I2 है, वो दोनों क्या एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं, यानी कि ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्या है? एक दूसरे के बराबर है। ZT12 और बटे बराबर ZT21, ये आ जाता है हमारे पास। तो ये क्या कहलाते हैं? जाल, द्विपार्श्विक जाल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पारस्परिकता प्रमेय का स्टेटमेंट फाइनल हो गया कि पहले लूप में जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से दूसरे लूप में करंट, और दूसरे लूप में अगर उसी वोल्टेज सोर्स को लगाते हैं तो पहले लूप में करंट जो है उनका अनुपात नियत रहता है। अनुपात नियत रहने का मतलब भी दोनों करंट बराबर होंगे तभी रहेंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो वही है, एक जगह से उठा के दूसरा रखा है। करंट बराबर आने चाहिए, करंट बराबर आए हैं हमारे। I1 डैश का देखो मान ये है ना, और यहाँ पे हमने I2 डैश I2 निकाला था, दोनों बराबर हैं। और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों जो ZT12 है, जो अंतरित प्रतिबाधा है पहले व दूसरे लूप की, या यूँ कहें दूसरे व प्रथम लूप की अंतरित प्रतिबाधा जो है वो बराबर होती है, ठीक है। ये थी पारस्परिकता प्रमेय। एक और छोटी सी प्रमेय है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं समभरण या प्रतिकार प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है? इस प्रमेय का ये स्टेटमेंट है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी नेटवर्क दिया गया है, जैसे ये वाला सर्किट दिया गया है एक हमारे पास, ठीक है। इस सर्किट के अंदर अगर जैसे इस वोल्टेज सोर्स से कोई करंट आती है I1, ठीक है, तो उस करंट की वजह से इस पे भी कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे हम V1 कह सकते हैं। V1 बराबर I1 और R1। और जैसे मान लीजिए इस पे भी कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है, V2 बराबर I2 R2, इस तरीके से। और V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा? जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सोर्स की वोल्टता के बराबर होगा, क्योंकि जो हमें दिया है वही तो इनमें बिखरेगा, टूटेगा, हमें टोटल जो दिया है वोल्ट का। तो इस तरीके से ये होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर अगर ऐसा ये हमारा कोई नेटवर्क है, तो उसमें अगर हम मान लीजिए R2 है, या फिर चाहे R1, किसी एक को ले लीजिए, जैसे हमने R2 को ले लिया, तो R2 की जगह अगर हम लोग V2 वोल्टता का कोई सोर्स लगा दें, तो हमारा जो ये परिपथ है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो R1 है उस पर उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना कि पहले होता था।
यानी कि V2 को सर्किट में जोड़ने, यानी कि V2 को सर्किट में जोड़ेंगे मीन्स R2 को तो रिमूव कर देंगे और R2 की जगह R2 पर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यानी कि I2 बराबर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, I2 R2 पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था उस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हम इसको यहाँ बराबर का यहाँ पे वोल्ट का जो सोर्स है वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंपनसेशन प्रमेय या संभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय। जैसे इस प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ती हूँ मैं आपके लिए कि इस प्रमेय के अनुसार किसी भी जाल जिसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत हो, जिसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टता स्रोत से किसी भी प्रतिबाधा को नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो। यानी कि जो वोल्टेज सोर्स अपने जोड़ेंगे ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वो जितना वोल्टता का सोर्स हमने लगाया है एक्चुअल में वो उतनी वोल्टेज जो है वो नहीं देगा। ठीक है, इसलिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होना चाहिए तथा जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए तथा जिसका विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के शिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के सदैव बराबर होता है। इसे हम कभी कभी प्रतिस्थापन प्रमेय भी कहते हैं। मीन्स वही है, जितना वोल्टेज ड्रॉप किसी रेजिस्टेंस पे हो रहा है उस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर अगर हम लोग उस कोई वोल्टेज का सोर्स उस जगह लगा दें तो ये काम हम कर सकते हैं, मतलब सर्किट के अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसने कहा है कि मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर एक R जुड़ा हुआ है ना, और एक L जुड़ा हुआ है ऐसे, तो R पे तो वोल्टेज ड्रॉप होता है IR और प्रेरण की वजह से इस पे होता है -LdI/dt, यानी कि ये टोटल जो रहता है प्रेरण का साइन है ये माइनस, वैसे एक्चुअल में LdI/dt जिसे हम कह सकते हैं। और तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप किस में टूटता है, IR + LdI/dt इसमें टूटता है। E मान लीजिए उसमें विद्युत वाहक बल का कोई क्या है सोर्स जुड़ा हुआ है, स्मॉल e जो हमने यहाँ पे शो किया है। -LdI/dt प्रेरक पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, अतः t समय पर प्रभावी विद्युत वाहक बल E - LdI/dt। ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कि L और R दोनों जुड़े हुए हैं तो अगर L पे LdI/dt हो रहा है तो जो टोटल वोल्टेज है कितनी है, E है ना। तो E में से अगर L पे जितना हो रहा है उसको घटा देंगे तो जितना बचेगा वो R पे होगा, तो R पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I R के बराबर होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिकार प्रमेय के, या पर ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, प्रतिकार प्रमेय के अनुरूप है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये है तो अगर मैं कह दूँ इस पे I1 R1 हो रहा है तो E1 - I1 R1 ये किसके बराबर होगा, I2 R2 के बराबर होगा। नहीं, करंट तो सही है, एक ही है। तो जैसे हम लोग कहें कि E - I R1 है तो ये किसके बराबर होगा, I R2 के बराबर होगा। ठीक है, तो जितना बचेगा वो दूसरे एलिमेंट पे होगा। यही हमारी क्या है, प्रतिकार प्रमेय। इस प्रमेय का प्रयोग जो है वो किसी शाखा में प्रतिबाधा के परिवर्तन के कारण धारा का प्रभाव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कि जैसे प्रतिबाधा या लोड जो है वो बदल रहा हो तो लोड के बदलने से धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये ज्ञात करने के लिए इस प्रभाव का यूज़ किया जाता है, या इस इफ़ेक्ट का यूज़ जो है वो किया जाता है। जैसे अब इसमें एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया है कि अब हमारे पास इसने कहा कि ये हमारा सर्किट है ना, और इसके अंदर मान लीजिए R2 जो है उसकी जगह हम एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं जिसकी वोल्टता इसने दे रखी है कि इस वोल्टता का हम सोर्स लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, संभरण प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध करना है कि ये दोनों परिपथ जो है वो तुल्य हैं। ये दोनों जो दिखा रखे हैं, ये R2 की जगह इसने E2 जोड़ा है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, पहले वाले सर्किट से I निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में है R1 R2, तो करंट क्या हो गया, E/R1 + R2। अब हम दूसरा सर्किट लेते हैं। जब दूसरा लेते हैं तो इसमें लूप वाले से लिख लेते हैं -E1 + I2 R1 + E2, क्योंकि इसका तो प्लस साइन आएगा पहले, इसका E1 वाले का माइनस साइन आएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे -E1 + I1 R1 + E2 ये वाला इक्वेशन। इस इक्वेशन से फिर हम लोग I2 निकालेंगे, I2 = E1 - E2/R1।
अब E2 जो है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मान यहाँ रख देंगे E1R2 बटे R1 प्लस R2। एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, R2 से R2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो ये किसका मान आया है हमारे पास, करंट I2 का। यानी कि I2 करंट भी क्या है, वही है जो I1 है। ये देखो I1 और I2 क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों परिपथ हैं, दोनों परिपथों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे पहले हमने R2 जोड़ रखा था तो भी इतनी धारा प्रवाहित हो रही थी, और R2 को हटाने के बाद अगर हमने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया जिसकी वोल्टता क्या है, R2 की पर विभव के बराबर है, कितनी, E1R2 बट्टे R1 प्लस R2, तो उस विभवांतर के बराबर वोल्टता का कोई सोर्स लगाया तो भी वही करंट प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब दोनों परिपथ क्या है, इक्विवेलेंट है। चाहो तो आप I2 जो करंट तो हमने निकाल ही लिए दूसरे सर्किट में, जैसे, या फिर जैसे मेरा कहने का मतलब है, चाहे तो हम फर्स्ट सर्किट में जैसे हमने I1 निकाल ली है और I1 ही पूरे सर्किट में जा रही है, तो उसकी वजह से R2 पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो करंट इनटू वोल्टेज, तो E1 R2 R1 प्लस R2 ये सेम है। ये R2 पर वोल्टेज ड्रॉप है फर्स्ट सर्किट से, ये सेकंड सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है, और करंट दोनों की सेम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दोनों परिपथ जो है दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। चाहे तो हम लोग फर्स्ट सर्किट के R2 को वोल्टेज सोर्स से प्रतिस्थापित कर दें, दोनों परिपथ क्या है, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से समभरण या प्रतिकार प्रमेय की क्या होती है, पुष्टि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने किसके बारे में पढ़ा, पारस्परिकता प्रमेय और समभरण या प्रतिकार प्रमेय। काफ़ी छोटी छोटी सी प्रमेय है, समझने में बहुत ही आसान है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम लोग PDF के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं ये नोट्स, तो आप इनमें से स्टडी कर लेना एक बार, फिर वीडियो सुनना, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।